हेलो, चलो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और यार मैं आज आ चुका हूं आपके साथ, करवाने वाला हूं अकाउंटेंसी का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो चैप्टर है उसका वन शॉट वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं आपको पूरा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कराने वाला हूं। प्लस इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं अब आपको बताऊंगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में और अगर प्री बोर्ड होने वाले हैं या हो गए हैं तो आपको देखने को मिले होंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे से कोई डाउट पूछना चाहते हैं, कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। यहां पे जाके आप कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे से ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप करके ज्वाइन हो सकते हैं। फिलहाल अभी जीत बैच चल रहा है ग्रुप में, तो वहां पे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगी, वहां जाके प्यारा सा फॉलो कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहली बात, चैप्टर का नाम है सर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलने वाला है कि क्या होती है पार्टनरशिप, क्यों करते हैं पार्टनरशिप, क्या जरूरत है पार्टनरशिप की। तो मैं आपको बता दूं कि भाई हमारी जो कंपनीज होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो आपने सुना होगा दो तरह की होती हैं। एक आपने पढ़ा था एनपीओ, जो ऊपर वाले की कृपा से आपके कोर्स का हिस्सा नहीं था, बड़े खुश थे सर, वाजी वाह, मौज कर दी। अब यहां पे देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि सर partnership is an association between two or more person who agree to do business and share profit and loss। इसका मतलब है कि एक एक्ट बना हुआ है जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपने एक बिजनेस का नाम सुना होगा, अरे सर नहीं सुना, अरे सुन तो लो मेरे बच्चे। 1932 एक बिजनेस का नाम सुना होगा जिसमें होगा सोल प्रोप्राइटरशिप। सर सुना है गलती से, क्या होता था इसमें होता था एक ही मालिक, सबका मालिक एक। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी जो मालिक होता था वो एक ही होता था। अब सोचो एक इंसान क्या क्या कर सकता है, कितना पैसा लगा सकता है, कहां कहां ध्यान दे सकता है, उस पर कितनी स्किल होगी, और गलती से वो लुढ़क गया, उसकी डेथ हो गई, तो बिजनेस वहीं की वहीं खत्म। तो इसको अपडेट करके एक और बिजनेस आया जिसको हम कह रहे हैं पार्टनरशिप, जो आपसे कह रहा है कि सर ये एक ऐसा रिलेशनशिप है। बच्चे रिलेशनशिप आज की डेट में बहुत ही प्यार से समझते हैं, बाबू की सोना और सोना का बाबू। तो पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है जिसमें कम से कम दो, कितने, कम से कम दो पार्टनर होने चाहिए, और सर ज्यादा से ज्यादा 50। कम से कम कितने, दो, और ज्यादा से ज्यादा 50। अब ये लोग अपनी सहमति से बिजनेस करने के लिए एग्री हुए हैं। क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। बच्चे कहते हैं सर अगर मान लीजिए कोई इंसान ओयो में चला गया, अब दो लोग ही जाते हैं ओयो में, अकेला तो जाएगा नहीं, तो वो भी मिनिमम दो ही है, क्या वो पार्टनरशिप कर रहे हैं? नहीं बेटा, वो कुछ और कर रहे हैं, वो गंदी गंदी बात है, यहां नहीं करेंगे। तो क्या होता है बिजनेस सर, कि जिसमें कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा 50 लोग बिजनेस करने के लिए रेडी हुए हैं, विच इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है, अभी आप जहां बैठे हैं आप कहेंगे सर ठेके पे बैठे, नहीं बेटा, अपने घर में बैठे हैं। आप जब स्कूल के अंदर बैठे होते हैं तो उस बिल्डिंग को स्कूल कहते हैं। ऐसे ही जिस छत के नीचे आप पार्टनरशिप करते हो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारी प्यारी सी फर्म है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा सर, कि पार्टनरशिप में कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा 50 लोग आपस में बिजनेस करने के लिए रेडी होते हैं, विच इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इसके फीचर क्या होते हैं, सबसे पहला टू और मोर पर्सन। मैंने आपको क्या बताया, कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा 50, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। देखिए
एक होता है एग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड, विच इज नॉट कंपल्सरी। जरूरी नहीं है कि आपके बीच में पार्टनरशिप डीड हो। सर क्या होता है पार्टनरशिप डीड, क्या होता है पार्टनरशिप डीड? तो सर क्या होती है पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें सर पार्टनर्स के नेम होते हैं, पार्टनर्स ने कितना पैसा लगाया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, ड्राइंग्स कितना मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बांटेंगे, ये सारी चीजें लिखी होती हैं। लेकिन पार्टनरशिप डीड महाराष्ट्र में तो कंपलसरी है, यानी कि महाराष्ट्र साइड में आपको पार्टनरशिप डीड करवाना कंपलसरी है, जरूरी है। लेकिन बाकी अदर स्टेट में आपके ऊपर है, आप पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट करवाना चाहते हो करवाओ, नहीं करवाना चाहते मत करवाओ। लेकिन इसके फायदे और नुकसान क्या है? अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड है तब तो सारी चीज लिखी होगी कि क्या क्या चीज मिलनी है और क्या क्या चीज नहीं मिलनी है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है पार्टनर्स के बीच में, उस केस में क्या होगा? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, उस केस में क्या होगा सर? पार्टनर्स को जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वली शेयर करेंगे और जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो करेंगे 6%, है ना? ये आपको याद रखना है। फिर उनके बीच में जो बिजनेस होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल यानी कि कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो कानून की नजर में गलत हो। प्रॉफिट शेयरिंग डिसाइड करेंगे, अगर उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वली, और पार्टनरशिप डीड है तो लिखा होगा। और बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर। अब इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए 3 पार्टनर है ए बी सी, और ए ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से फर्म को 10,000 रुपए का फायदा होने वाला है, तो ये फायदा सिर्फ ए का नहीं है, तीनों ही पार्टनर्स को आपस में अपने अपने रेशियो में लेना पड़ेगा। अब पार्टनर केस में अधिकार क्या है भाई? राइट्स क्या है हमारे पार्टनर के? हमारे पार्टनर के राइट है क्या क्या? कि हमारा जो पार्टनर है वो प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा उसे, जो भी बिजनेस में मीटिंग होती है, जो भी कंसल्ट होते हैं, सारे मैटर्स उससे पूछे जाएंगे। कभी भी वो हमारे बिजनेस के अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है। ये सारी चीजें हमारी आती हैं किसमें? राइट्स टू अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड के मैंने भी आपको बताया कि क्या होता है सर पार्टनरशिप डीड? एक रिटेन डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, ठीक है ना? डिस्क्रिप्शन पार्टनर का, फर्म के बारे में, कब कहां जगह है, क्या बिजनेस है, कब स्टार्ट हुआ, किसने कितना पैसा लगाया, किसको कितनी ब्याज मिलेगी, ये सारी चीजें आपको यहां पर मिलती हैं, ठीक है ना? और आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली होगा, ये आपको दे रखा है प्रोविजन। शेयर ऑन प्रॉफिट लॉस क्या होगा? इक्वली होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगी, लोन आपको देना पड़ेगा 6% से, रेमुनरेशन नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें हमारी होती है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। अगर है कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। अब ये आपको कुछ सेक्शन है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, जैसे कि मैं बात अब सेक्शन 39। अब सेक्शन का मतलब क्या है? जैसे आप अपने रजिस्टर में पैराग्राफ को पढ़ते हैं, ऐसे ही जहां हमारा कानून लिखा होता है वहां पे हम उसको सेक्शन बोलते हैं, उस पैराग्राफ को सेक्शन बोलते हैं। सेक्शन 30 कहता है कि जो हमारा माइनर है वो पार्टनरशिप में एडमिट हो सकता है, लेकिन बेनिफिट के लिए सिर्फ, अगर सारे पार्टनर्स एग्री हैं। सेक्शन 31 कहता है कि अगर हमें किसी भी पर्सन को एडमिट करना है एज अ पार्टनर तो सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर की कंसेंट होनी चाहिए, एक्सप्रेस एग्रीमेंट होना चाहिए। सेक्शन 32 कहता है कि हमारा पार्टनर अगर रिटायर होता है तो सभी पार्टनर्स की कंसेंट से या एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट से। सेक्शन 69 कहता है कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म है वो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। वो मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में कंपलसरी है। और सेक्शन 35 कहता है कि आपने जो एग्री करा है, यानी पार्टनरशिप डीड खत्म करना, वो जब ही खत्म होगी जब डेथ ऑफ अ पार्टनर हो जाएगी, और उससे पहले होगी तो वो आपस में आपका एग्रीमेंट होना चाहिए। अब बात आती है हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, जिसमें हम सबसे पहले कुछ चीजों पर ध्यान देंगे, बहुत जरूरी है। पहला है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और है हमारा चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और
चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। अब इसका मतलब क्या है सर? अब हमने थ्योरी पढ़ ली, ठीक है ना, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ ली है। अब अकाउंट्स में क्या होगा, कुछ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे आपको भाई। तो वो कौन से अकाउंट होंगे, कब मेंटेन होंगे, क्या क्या चीजें उसमें आएंगी और क्या क्या चीजें नहीं आएंगी, उसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहला चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि ये वो खर्चे हैं जो आपको देने ही देने पड़ेंगे, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो। जब आप नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हो, अगर नेट प्रॉफिट है तब भी आपको ये खर्चे देने पड़ेंगे, और नहीं है तब भी ये खर्चे देने पड़ेंगे। सर ये कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाते हैं। लेकिन एप्रोप्रिएशन, जिसको हम आउट ऑफ मतलब कि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं, ये आपको जब ही देने हैं जब आपको प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है, तो अगर कुछ स्पेशल केस आपको दे रखा हो, स्पेशल लाइन आपको दे रखी हो, तभी इसको लेना है, वरना नहीं लेंगे। ये कहां जाते हैं सर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। ठीक, अब एप्रोप्रिएशन जब ही बनेगी जब हमें प्रॉफिट होगा। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के एग्जांपल है रेंट। मान लीजिए आप किसी के घर में रह रहे हैं और आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आप उससे ये थोड़ी ना कहोगे कि यार मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ, मैं रेंट नहीं दूंगा। नहीं, देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब है कि हमारा, और क्या हो सकता है सर? इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर हमने किसी से लोन लिया है तो उसकी ब्याज देनी पड़ेगी, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं सर? ये हमारी है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इनको हम डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उम्मीद है कि क्लास 11 में आपने इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दर्शन जरूर करे होंगे। नहीं करें तो मैं एक बार समझा दूं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन करने बैठे हैं जहां पे आपको रेंट दिखाई दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाई दे रहा है, या ऐसी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, कैसी चीजें? अरे वैसी चीजें नहीं नालायकों, पढ़ने वाली चीजें, ऐसी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में आती थी, जो आपको देना ही देना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट था, जहां पे सारे के सारे खर्चे, सारे के सारे नुकसान डेबिट साइड में जाते थे और सारे के सारे फायदे क्रेडिट साइड में जाते थे। बाकी सारी चीजें हमारी आती हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो कैसे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन? सबसे पहली चीज हमने क्या देखी सर? कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आने वाली चीजें जब भी होंगी जब हमको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ओके, नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं ये कैसे बनता है। पापा वाला फॉर्मेट रहेगा पहले तो, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। बोलो टिंग 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 टिंग। ये हमारा फॉर्मेट होता है, जैसे कि मैं आपको यहां भी दिखाता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपके सामने फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक डीआर साइड है और एक आपकी सीआर साइड है। ठीक है सर, कौन बनाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? हमारी फर्म बनाती है, और फर्म बनाती है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर ऐसे अकाउंट जिनसे आपको या तो प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा, वो सारे के सारे हमारे नॉमिनल नेचर के हैं। नॉमिनल नेचर यानी कि डेबिट साइड में आएंगे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट साइड में आएंगे ऑल इनकम एंड गेन। तो यहां पे शुरुआत कैसे होगी? इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए हमें हमेशा प्रॉफिट दिया होगा तभी करेंगे, नहीं दिया होगा तो कुछ स्पेशल केस होगा तभी ऐसा होगा। तो हमें क्वेश्चन में पहले से नेट प्रॉफिट दिया होगा, तो नेट प्रॉफिट दिया होगा, फायदा है वो यहां आएगा। नेट लॉस दिया होगा तो वो यहां आएगा। वो कब आएगा? जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस में से अगर रेंट दिया है या इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, वो आपने सबमिट कर दिया है तब। उसके बाद पार्टनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको क्या चाहिए? ब्याज चाहिए अपने कैपिटल पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। तो उस ब्याज को जब आप दोगे, फर्म ब्याज दे रही है,
तो फर्म दे रही है, क्या दे रही है सर, ब्याज दे रही है, तो फर्म के लिए वो एक खर्चा है, कहां आएगा सर, डेबिट साइड में। फर्म पार्टनर को सैलरी दे रही है, फर्म के लिए खर्चा है, कहां आएगा, डेबिट में। फर्म पार्टनर्स को कमीशन दे रही है, कहां आएगा, डेबिट में। फर्म कोई रिजर्व ट्रांसफर कर रही है, कहां आएगा, डेबिट में। यहां क्या आएगा सर, पार्टनर ने अपने पर्सनल खर्चे के लिए ड्राइंग्स करी, और ड्राइंग्स करी है तो वहां पे पार्टनर्स को उस ड्राइंग पर ब्याज भी देनी पड़ेगी, तो वो ब्याज फर्म के लिए क्या है, एक फायदा है, तो उसे हम डालेंगे सीआर साइड में। ये हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। तो क्वेश्चन भी जब क्लियर होंगे तो इजीली आपको वहां क्लियर हुआ होगा। ये आप देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। अब आपको दे रखा है रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन व्हेन द एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है सर, कभी कभी केस ऐसा आएगा जहां पे जो प्रॉफिट दे रखा है वो कम है और जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, वो ज्यादा है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में जो प्रॉफिट होता है इसी को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, सैलरी के रूप में बांट देते हैं, उसी के रेशियो के हिसाब से, है ना। यहां पे आपसे दे रखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन पेबल टू ईच पार्टनर एज द पार्टनरशिप डीड लाइक द सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब क्या है सर, मान लीजिए हमको प्रॉफिट दे रखा है 40,000। अब यहां पे हमें क्या करना है, अगर हमारा जो प्रॉफिट है वो उतना नहीं है जितना कि हमें हर पार्टनर को चीजें देनी है, तो हम क्या करेंगे, हर पार्टनर को क्या क्या देना है, इसको ये देना है, इसको ये देना है, इसको ये देना है, उसका रेशियो निकालकर इस अमाउंट को पार्टनर्स में डाल देंगे इन द फॉर्म ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो ये यहां पे कहा जा रहा है कि आप जो प्रपोर्शन है वो कैसे यूज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो हमारे पार्टनर्स हैं वो बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जब पार्टनर्स इसको मेंटेन कर रहे हैं तो पार्टनर्स के लिए जो भी फायदे हैं वो कहां आएंगे सर, क्रेडिट साइड में आएंगे, और पार्टनर्स के लिए जो भी खर्चे हैं वो कहां आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे। तो इसको समझाने से पहले हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो हमारी फर्म है वो दो तरह के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करती है, एक करती है हमारा फिक्स्ड को और एक करती है हमारा फ्लक्चुएटिंग को। नाम से ही समझ में आ रहा है फिक्स्ड हमारा फिक्स्ड है, उसमें हमें कोई भी चेंजेस करने का मौका नहीं दिए जाते, इसीलिए फिक्स्ड में हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक हमारा करेंट अकाउंट। लेकिन जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है फ्लक्चुएटिंग में हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस अकाउंट में आता क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखिए पहले आपको दे रखा है फिक्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि इसमें दो अकाउंट बनेंगे, एक आपको दिख रहा है यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक दिख रहा है यहाँ पे पार्टनर्स करेंट। और ये कैसे बनता है, डीआर करा जितने पार्टनर है उसके हिसाब से। अब सबसे पहले पार्टनर्स की जो कैपिटल का बैलेंस था वो यहां आ गया, उसके बाद अगर पार्टनर्स ने और पैसा लगाया तो यहां आ जाएगा, पैसा निकाला है कैपिटल में से तो यहां आ जाएगा, बैलेंस कर देंगे। लेकिन पार्टनर्स करेंट में क्या आएगा, सबसे पहले आपने कैपिटल डाली, ठीक है ना, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर से ही आएगा। फिर पार्टनर्स को होने वाले फायदे, जैसे कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो उसमें प्रॉफिट हुआ वो यहाँ आएगा। पार्टनर्स ने ड्राइंग करी प्रॉफिट में से, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया उसमें लॉस आया, वो सारी चीजें यहां आएंगी क्योंकि वो खर्चा है, बैलेंस कर देंगे और पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी। लेकिन भाई अगर मैं बात करूं फ्लक्चुएटिंग की, तो फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, जैसे आप कह सकते हो कंबाइंड, इसमें ही सारी चीज आ जाएंगी, पार्टनर्स के होने वाले सारे खर्चे डेबिट साइड में, जैसे कि ड्राइंग्स है, चाहे वो कैपिटल से हो या प्रॉफिट से हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। बाकी पार्टनर्स के लिए फायदे, पार्टनर्स की लगाई गई कैपिटल, उनने कितना पैसा और लगाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। अब यहाँ पर एक हेडिंग आ रही है, उससे पहले मैं आपको बता दूं वन बाय वन। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में सबसे पहली चीज रहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई होप सो आपको निकालना आता होगा इजीली।
इसमें कुछ बेसिक फंडे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कह रहा है ए एंड बी पार्टनर है और इनकी कैपिटल थी 6 लाख और 4 लाख, और आपसे कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर ही निकलती है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब 1 अप्रैल की जो कैपिटल है उस पर निकलती है, क्लोजिंग कैपिटल यानी कि 31 मार्च पर नहीं निकलती। ठीक है, अब यहां पर ठीक है, अब इसमें आपसे कहा जाए ए एंड बी की कैपिटल है 6 लाख 4 लाख और 10% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इधर निकाल लेंगे 6 लाख का 10% 60,000 और 4 लाख का 10% 40,000। लेकिन कभी आपसे कहा कि साल के बीच में भी उसने पैसा लगाया है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, इस पर तो पूरे साल की हो जाएगी, बाकी रिमेनिंग जो उसने पैसा लगाया वो पैसा कब लगाया, किस डेट को लगाया, उतने महीने का हम काउंट करके हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कर लेंगे। ठीक है ना। फिर और चीजें आती हैं जैसे कि सैलरी। सैलरी कभी भी ली जाएगी तो ईयरली ली जाएगी। कहां आती है सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। मंथ अगर आपको दे रखा है सैलरी का तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे सैलरी को, और क्वार्टर दे रखा है, अरे सर ये वो वाला क्वार्टर नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वार्टर हमारे 4 होते हैं। हाफ ईयरली दे रखा है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ईयरली दे रखा है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ वो ये कह रहा है कि जो हमारा पार्टनर है उसे सैलरी कमीशन मिलती है, सैलरी और कमीशन अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तभी दी जाएगी। ठीक है ना, और वो ईयरली वाइज दी जाती है। अब यहां पर बात आती है कमीशन की, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कमीशन में आपको एक लाइन पर ध्यान देना है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि जो पार्टनर को कमीशन दी जा रही है वो किस में से दी जा रही है, डायरेक्ट प्रॉफिट में से दी जा रही है या प्रॉफिट में से भी कुछ माइनस करने के बाद। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी कहेगा कि प्रॉफिट में से देना है आपको और बिफोर चार्जिंग वाला केस है। मान लेते हैं हम कि हमारा जो प्रॉफिट था वो है 5 लाख का, आपसे कह रहा है कि पार्टनर को 10% कमीशन मिल रही है, बिफोर वाला केस है, तो 5 लाख का 10% आप कर दोगे, सीधा सीधा 50,000 आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। लेकिन अगर आपसे कह रहा है कि पार्टनर को 10% मिल रहा है लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसे केस में जो हमारा प्रॉफिट होता है उसमें ही जो रेट है उस 100 में ऐड हो जाएगी, 10/110, 100 में रेट को हमने ऐड कर दिया, तो इसको सॉल्व करके आएगा वो आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी आपसे ये कहेगा कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद, सैलरी माइनस करने के बाद देना है, तो वो सब आप माइनस करोगे, फिर आप उसे कैलकुलेट करोगे। अब बारी आती है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, क्योंकि सैलरी देख लिया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लिया और कमीशन भी देख लिया। सबसे पहली बात, जो हमारा पार्टनर है वो जब ड्राइंग करता है तो वो दो तरह से करता है, या तो वो ड्राइंग्स करेगा कैपिटल में से और या वो ड्राइंग्स करेगा हमारे प्रॉफिट में से। अगर जो हमारा पार्टनर है वो ड्राइंग्स कर रहा है किस में से, हमारे प्रॉफिट में से, तभी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा। अगर वो कैपिटल में से ड्राइंग कर रहा है और ये लिखा भी हुआ है, उस केस में वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं का आपको काउंट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले केस होते हैं उसमें आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रहेगी। अब इसमें आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखा है कि पार्टनर ने जो ड्राइंग्स है वो करी कब है, आपसे कह रहा है कि पार्टनर की एनुअल ड्राइंग दे रखी है, ड्राइंग्स दे रखी है, उस केस में हम मान के चलते हैं कि वो करीब 6 महीने की ब्याज तो देगा ही देगा। यानी कि अगर मान लो ड्राइंग से 50,000 और रेट है 6%, तो 50,000 का 6% अपॉन 6/12 ऐसे करेंगे अगर डेट और ड्राइंग नहीं दे रखी है। ठीक है ना। उसके बाद जो पार्टनर ड्राइंग करता है वो दो तरह से करता है, एक तो ड्राइंग करता है वो फिक्स्ड और एक होती है हमारी नॉट फिक्स्ड। फिक्स्ड में क्या होता है,
फिक्स्ड में जो पार्टनर है वो आपको मालूम है कि जो पार्टनर है वो हर महीने की शुरुआत में, हर महीने के बीच में, हर महीने के एंड में ड्राइंग करेगा ही करेगा। उस केस में फॉर्मूला क्या लगता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए? उसमें सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग का मतलब कि उसने कितनी ड्राइंग करी पूरे साल में, इनटू जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ड्राइंग का वो, और इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो एवरेज पीरियड अपॉन 12 में यही बस दिक्कत आती है बच्चों को एवरेज पीरियड निकालने में। तो पहले इसे समझते हैं कि ये एवरेज पीरियड निकलता कैसे है। देखो, वैसे अगर फॉर्मूले पे ध्यान दें तो एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला है वो है मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस month remaining after last drawing अपॉन 2। यानी कि जब पार्टनर ने ड्राइंग करी तब कितने महीने बचे थे, और जब आखिरी ड्राइंग करी यानी जब पहली ड्राइंग करी तब कितने महीने बचे, और जब आखिरी ड्राइंग करी तब कितने महीने बचे, दोनों को जोड़कर 2 से आपको डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। तो अब इसे करते कैसे, देखिए इसमें आपको देखना है ईयरली वाला, क्वार्टरली वाला, मेनली आपका ये आता है, ठीक है। तो अगर आपसे कह रहा है कि जो पार्टनर है वो हर मंथ की शुरुआत में, यानी कि बिगनिंग वाला केस है। अब जो पार्टनर है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा जो साल शुरू हो रहा है वो जनवरी से दिसंबर लेके चलता हूं, ठीक है। तो पार्टनर पहली ड्राइंग कब करेगा? अगर हर महीने की शुरुआत में कर रहा है, करेगा सर 1 जनवरी को, और आखिरी कब करेगा सर? 1 दिसंबर को। तो जब पार्टनर ने पहली ड्राइंग करी तो पूरी साल में कितने महीने बच रहे हैं? पूरे के पूरे 12 हैं। और जब आखिरी ड्राइंग करी तब कितने महीने बच रहे हैं? 1/2, 13/2 यानी कि 6.5 और अपॉन 12। ये लगेगा एवरेज पीरियड। कब सर? बिगनिंग में, और जब ईयरली वाला हो। अगर मिडिल में हो तो क्या होगा सर? मिडिल में होगा तो अगर पार्टनर हर महीने के बीच में पैसा निकाल रहा है तो पहली ड्राइंग वो कब करेगा? 15 जनवरी को, और आखिरी कब करेगा वो? 15 दिसंबर को। तो पहली ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे हैं? 11 महीने पूरे बचे हैं, और आधी जनवरी यानी कि 11.5, और आधा ये यानी कि ये, तो 12/2 यानी कि 6/12 लगेगा एवरेज पीरियड। और वहीं अगर मैं आपसे बात करूं एंड की, यानी कि जो पार्टनर है वो हर महीने के लास्ट में पैसा निकाल रहा है, तो लास्ट में पैसा निकाल रहा है तो पहली ड्राइंग कब करेगा? वो 31 जनवरी को, आखिरी करेगा 31 दिसंबर को। पहली ड्राइंग करने के बाद 11 महीने बचे हैं, आखिरी ड्राइंग करने के बाद कुछ भी नहीं बचा, नीलबटा सन्नाटा है। 11/2, 5.5/12। ये तो लगेगा हमारा एवरेज पीरियड ईयरली वाले मेथड में। बस आपको एवरेज पीरियड पर ध्यान देना है। वही अगर मैं क्वार्टरली की बात करूं तो साल में हमारे 4 क्वार्टर होते हैं। पहला होता है जनवरी फरवरी मार्च, फिर होता है अप्रैल मई जून, फिर होता है जुलाई अगस्त सितंबर, और फिर होता है अक्टूबर से लेके दिसंबर। अगर इसमें कहे कि आपने बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो पहले ड्राइंग होगी 1 जनवरी को और आखिरी होगी कब? 1 दिसंबर को। तो पहली ड्राइंग के बाद 12 बचे, आखिरी ड्राइंग के बाद 3 बचे, 15/2, 7.5/12। ये लगेगी क्वार्टर वाले केस में बिगिनिंग में। आपसे कहे हर क्वार्टर के बीच में, तो पहली ड्राइंग करेगा वो 15 फरवरी को, और आखिरी करेगा 15 नवंबर को। पहली ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे? 1 जनवरी पूरा चला गया, आधी फरवरी यानी 10.5, और ये कितना? 1.5, 12/2, 6/12। इस तरीके से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला जो कंसेप्ट है वो आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे। बात आती है अपनी एंट्री वाली, यहाँ पे आपको दे भी रखा है, ये आपको चार्ट याद कर लेना अगर नहीं हो तो, कि ड्राइंग्स अगर बिगिनिंग में है, मिडिल में है, एंड में है, क्वार्टर के बिगिनिंग में है, ठीक है ना, क्वार्टर के बीच में है, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर है, इस हिसाब से इसको आपको करना है।
अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन दे रखे हैं, अगर आपको ये याद रखने हैं। क्या सर? देखिए, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी क्लॉज नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे। दूसरा, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है ना, किसके लिए? आपको लॉस हुआ है, और लॉस में हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चीजें नहीं देते, और कोई स्पेशल लाइन भी नहीं है तब भी हम नहीं देंगे, जैसे आपको दे रखा है। लॉस वाले केस में हम अलाउड नहीं करेंगे। प्रॉफिट वाले केस में कब करेंगे? जब हमारा प्रॉफिट ज्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। अगर हमारा प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो हम उसे क्या करेंगे? उसी प्रॉफिट को जो हमारा कैपिटल का रेशियो है उसमें हम बांट देंगे। बच्चों को दिक्कत आती है हमारी एंट्रीज में। किसमें? एंट्रीज में। तो एंट्रीज में हम क्या करते हैं? एंट्रीज में आपको बस ये देखना है कि वो चीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी या क्रेडिट साइड में जाएगी। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस में कहां जाता है? डेबिट साइड में। तो हम एंट्री में भी क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस तरीके से हमें ये देखना है कि वो चीज डीआर में जाएगी या सीआर में जाएगी, चाहे वो पार्टनर्स कैपिटल हो या आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो। ये मैंने आपको बताया ही था कि अगर आपकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही निकलती है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? बस उल्टा करेंगे, उल्टा अपने आप को नहीं। देखिए, उल्टे में हम अपने आप को नहीं करेंगे। जब फिक्स्ड वाला फंडा है तब क्या करेंगे, और फिक्स्ड वाला फंडा नहीं है तब क्या करेंगे, उसके देख लेते हैं। देखिए, जब हमारा फिक्स्ड वाला फंडा है तब हमारा जो कैपिटल दे रखी है वो लिखना है। ड्रॉइंग्स हम वैसे माइनस करते हैं, लेकिन यहां पे हम प्लस करेंगे। अगर और पैसा लगाया है वैसे हम उसे ऐड करते हैं, यहां पर लेस करेंगे। प्रॉफिट हुआ है, लेस करेंगे, और हमारा कैपिटल आ जाएगा। फ्लक्चुएटिंग वाले में हम कैसे करते हैं? फिर आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, जिसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जिसको हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स में क्या होगा सर? आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि भाई अकाउंट क्लोज हो गए, और अकाउंट क्लोज करने के बाद हमने देखा कि यार हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दी नहीं, सैलरी तो दी नहीं, है ना, ये सारी चीजें तो दी नहीं, तो वहां से थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट हो गई। तो अब इसमें क्या होगा? इसमें आप मेरी ट्रिक का ध्यान रखेंगे। आप क्या करेंगे? सबसे पहले जितने भी पार्टनर हैं उन सभी पार्टनर का डीआर सीआर कर लेंगे। डीआर में क्या आएगा? डीआर में आएगा सर वो चीज जो पार्टनर से लेना है। सबसे पहले हम उनसे वापस लेंगे, जो भी चीज उन्हें देनी है। आपसे कह जा रहा है प्रॉफिट देना था, देना भूल गए और प्रॉफिट बांट दिया, तो सबसे पहले पार्टनर से प्रॉफिट वापस लेंगे जिस शेयर में हमने उन्हें दिया था, और पार्टनर जब कुछ दे रहा है वापस तो उसके लिए खर्चा है, डीआर में आएगा। उसके बाद जो जो चीजें उन्हें देनी थी वो हम सीआर में डालेंगे। फिर चीजों को देने के बाद उस डीआर वाले अमाउंट से माइनस करने के बाद हम टोटलिंग कर देंगे। ठीक है ना? अभी मैं आपके साथ क्वेश्चंस भी करता हूं, है ना, गारंटी वाला भी। गारंटी वाला इसमें लास्ट टॉपिक है। गारंटी वाले में बस आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ पार्टनर्स होते हैं और उनमें से किसी एक को या दो को गारंटी मिली होगी कि उसका शेयर इतने से कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम ये देखते हैं कि गारंटी क्या रिमेनिंग पार्टनर्स ने दी है, या फर्म ने दी है, या किसी एक पार्टनर ने दी है ना। तो देखिए, ये आपके फर्स्ट चैप्टर से ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे आपसे क्या कह रहा है? एक्स और वाई जिनका रेशियो 2:1 है और कैपिटल है 3 लाख 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% है, फर्म को प्रॉफिट हुआ है 30,000 का। देखिए, प्रॉफिट मैं कहां डालूंगा? प्रॉफिट मैं यहां लिख लेता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड 30,000 का। अगर मैं 9% देता हूं
3 लाख का 9% अगर दूंगा एक्स को तो कितना मिलेगा 27,000, और 2 लाख का अगर मैं 9% दूंगा तो मिलेगा 18,000। आप लोग देख रहे हैं कि प्रॉफिट उतना नहीं है जितना मेरे को ये पैसा देना है, 45,000, और कोई भी स्पेशल लाइन भी नहीं दे रखी। इस केस में मैं क्या करूंगा, ये जो 30,000 है इसी प्रॉफिट को उन पार्टनर्स की कैपिटल रेशियो में बांट दूंगा, यानी कि 3:2। तो यहां पर अगर 30,000 को एक्स को दोगे, 30,000 इंटू 3/5, तो ये आएगा आपका 18,000 और y का आएगा 12,000। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ये कौन सा क्वेश्चन था, जहां पे हमारा प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक असर्शन और एक रीजन। असर्शन में क्या कह रहा है आपसे, ट्रांसफर टू रिजर्व इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जो हमारे ट्रांसफर टू रिजर्व है, क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस में शोन होते हैं, ठीक है ना, या नहीं होते हैं, ये आपको बताना है। ये बिल्कुल करेक्ट है, हमने देखा था डेबिट साइड में जाता है। रिजर्व आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नहीं, रिजर्व हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं ना, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। इसमें आपसे कह रहा है ए करेक्ट है, लेकिन बाकी हमारा रॉन्ग है। आपसे 13 में कह रहा है, सॉरी 12 में कह रहा है, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है तो उस केस में हम क्या करेंगे। कुछ नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, यानी कि आंसर क्या होगा, सी होगा। तो 13 वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, रेशियो 3:2 है, कैपिटल 6 लाख 4 लाख है, उन्होंने इंटरेस्ट और कैपिटल मिल रही है 10% और ए को रेंट मिल रहा है 10,000 पर मंथ, ठीक है। नेट प्रॉफिट है कितना, 3 लाख। आपको निकालना है बी शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी। देखो 3 लाख आपका प्रॉफिट था, 10,000 पर मंथ, यानी कि पूरे साल के हो गए 1,20,000, ये चले गए। 3 लाख में से 1,20,000 चले गए, कितने रह गए, 1,80,000। 1,80,000 में से यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमारा ये हो गया 60,000 और 40,000, तो 1 लाख हो गया हमारा कैपिटल का। अब यहां पे कितना बचा, 80,000 बचा सर। 80,000 का अगर हम 3:2 करते हैं तो अलग आएगा। अब यहां पर आपको एक गलती नहीं करनी है, जो मैं आपको बताई, नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको क्वेश्चन में। जब भी आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ, इसका मतलब ये है कि ये जो रेंट वाला केस है वो उसमें ऑलरेडी एडजस्ट हो गया होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 3 लाख प्रॉफिट था, जिसमें से 60,000 और 40,000, 1 लाख की इंटरेस्ट और कैपिटल देंगे बस। कितना बचा सर, 2 लाख। अब बी का शेयर कितना है, बी का शेयर है 2/5, यानी कि बी को कितना मिलेगा प्रॉफिट में से, 80,000, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, 80,000 इसका सही आंसर है। अब यहां पे देखिए 17 क्वेश्चन है पास्ट एडजस्टमेंट का, जो कि मैंने आपको बताया था। यहां पे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टनर को ये नहीं दिया गया, ये नहीं दिया गया, ये नहीं दिया गया, और 3 लाख का प्रॉफिट बांट दिया गया। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको जितने भी पार्टनर्स हैं उनका DRCR कर लेना है, ए बी सी। ए का DRCR, बी का DRCR और सी का DRCR। और सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो 3 लाख का प्रॉफिट बांट दिया गया है इसको पार्टनर से वापस लेना है, और क्योंकि इक्वली बांटा है तो इक्वली वापस लेंगे। तो सभी पार्टनर के डेबिट में 1-1 लाख, क्योंकि ये पार्टनर दे रहे हैं। अब उसके बाद देखते हैं क्या होना है। ए को सैलरी मिल रही है 5,000 पर मंथ, यानी कि साल की हो गई 60,000। ये पार्टनर के लिए फायदा है, सीआर में आएगा। उसके बाद पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 5% से, तो 4 लाख का 5% 20,000 ए को मिलेगा, और 2 लाख का 5% 10,000 बी को मिलेगा, और 2 लाख इसको भी 10,000 इधर मिलेगा। ठीक, सॉरी 1 लाख लिख गया, माफ करना।
उसके बाद प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। अब हमें क्या करना है सर, देखिए 3 लाख का टोटल प्रॉफिट था, जिसमें से 80,000 ये दे दिया और 20,000 ये दिया, यानी 1 लाख रुपए दे दिया। अब कितना बचा है, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए हमें पार्टनर्स को देने हैं, किस रेशियो में, अब उनका कैपिटल रेशियो में, यानी 2:1:1। तो अगर 2 लाख को, यानी कि 1 लाख रुपए मिलेंगे किसको, ए को, 50,000 रुपए मिलेंगे बी को, और 50,000 ही मिलेंगे सी को। अब हम देख लेते हैं कि किस पार्टनर का डीआर ज्यादा है और किसका सीआर ज्यादा है। देखिए ए का तो 10,000 रुपए से डीआर ज्यादा है कि सीआर ज्यादा है, कितना ज्यादा है हमारा, इसको अगर हम देखेंगे, ये हमारा हम काउंट करेंगे तो ये आपका हो गया 80,000 रुपए से जो है वो ए का सीआर ज्यादा है। बी का 1 लाख और यहां पर 60,000, यानी कि 40,000 रुपए से बी का डीआर ज्यादा है और 40,000 रुपए से ही सी का ज्यादा है। यानी एंट्री क्या होगी, सी कैपिटल अकाउंट डीआर, बी कैपिटल अकाउंट डीआर टू ए कैपिटल। पार्ट एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन में आपको यही ट्रिक अपनानी जो मैंने आपको बताई। तो ये थी आपकी फुल फ्लेज वीडियो, जिसमें मैंने आपको कंसेप्ट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए। वीडियोस को प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।